नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ आप सारे विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उस दिशा में प्रयासरत होंगे जो अब लगभग करीब आ रही है आपके। कहने का तात्पर्य ये है कि पीएससी का एग्जाम अब लगभग करीब आ चुका है। पीएससी के साथ-साथ एसएससी की बात हो, बैंकिंग की बात हो, व्यापम के एग्जाम की बात हो, वे सभी एग्जाम जिसमें इकोनॉमिक्स कहीं न कहीं आपके लिए आती है, वहाँ से यदि आपके लिए जो प्रश्न आने वाले हैं, उनका एक बेहतरीन ढाँचा मैंने तैयार कर रखा है। आज की ये जो क्लास है आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछले वर्षों से यहाँ से प्रश्न बने नहीं हैं और इस बार लग रहा है कि प्रश्न यहाँ से बनने चाहिए। तो यदि आपको कुछ प्रश्न अच्छे चाहिए तो इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखें और फिर देखें आपको कितना मज़ा आने वाला है। चलिए, मैं अतुल कुमार गर्ग स्वागत करता हूँ आप सभी अभ्यर्थियों का हमारे आज के इस सेशन में, जो विशेषकर एमसीक्यू बेस्ड है और इस पर हम बैंकिंग, एनबीएफसी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आई थिंक आपको स्क्रीन पर अब दिखने लगा होगा कि हम आज किस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। सभी लोग एक बार फटाफट जुड़ जाइए, फिर मैं अपने आज के सेशन की शुरुआत करता हूँ। ठीक है, चलो सभी मित्रों को जोड़ लो, सभी प्यारे विद्यार्थियों। और आज का सेशन आपके लिए और स्पेशल है, एमसीक्यू बेस्ड है, तो आई थिंक आप लोगों को और मजा आएगा क्योंकि इसके पहले थ्योरी क्लासेस कुछ आ रही थी तो उन थ्योरी क्लासेस में आपको दुख होने लगता है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। आजकल के बच्चे भी बड़े अजीब से हो गए हैं। जब तक जो थ्योरी मैं आपको नहीं दे रहा हूँ वो नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें सफलता कैसे मिलेगी। पर कोई ना, आइए आपके ही जैसे करते हैं, जैसा आप उचित उचित समझ रहे हैं। हाँ बच्चों, राधे राधे सभी को। सभी को नमस्कार है मेरा, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग और सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में। मैं हूं अतुल कुमार गर्ग और आज हम आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास दे रहे हैं। क्लास नंबर 20 है एमसीक्यू की, तो सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए, आ गए सभी लोग। हाँ, सभी मित्रों को बुला लो, लिंक शेयर कर दो। और बहुत प्यारे अभ्यर्थी जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, जैसे हम संजना की बात कर लें, पूजा की बात कर लें, पूजा 2 हैं हमारे साथ में। और हमारे 3 ईयर बैच के सारे प्यारे अभ्यर्थी, निमी, नीलम, उसी के साथ-साथ मधुर, अभिषेक, चंद्रजीत और वैशाली, सारे प्यारे अभ्यर्थी और जो प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं। कुछ विद्यार्थी हैं जो बाद में क्लास देखते हैं, तो उनका भी स्वागत है। चलिए, प्रश्न नंबर पहला आपके सामने आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आने वाला है, पर उसके पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि आप लोग यदि मेंस को ध्यान में रखकर पीएससी पढ़ रहे हैं तो, और यदि आप सोच रहे हैं कि पहले प्री पढ़ लूं फिर आगे का करूं, तो इसमें मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। समझ गए बात को? तो चलिए, ये कोर्स की डिटेल मैं आपको बता चुका हूं। कॉम्बो बैच से जुड़ जाइए, कॉम्बो बैच में आपको बहुत कुछ फायदे मिलेंगे। इन सब की डिटेलिंग हम जो है और बाद में करते रहेंगे। अब समय को ध्यान में रखते हुए सेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाँ बेटा जुड़ जाओ जल्दी। चलो, पहला क्वेश्चन है कि बैंकिंग से संबंधित निम्नलिखित समितियों में से असत्य कथन आपको छांटना है। बैंकिंग से संबंधित निम्नलिखित समितियों में से आपको जो है असत्य कथन को छांटना है। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग कमिटीज रिलेटेड टू बैंकिंग। यहाँ से आपके प्रश्न बिल्कुल आते हैं, कमिटी से प्रश्न बनते हैं, इतना याद रखना। बहुत दिनों से बने नहीं है तो मेरा मन कह रहा था कि चलो बच्चों को ये क्वेश्चंस भी दे दिए जाएं। तो प्री का पेपर देने जा रहे हो तो अच्छे से पढ़ के जाओ, और प्री के साथ साथ अदर पेपर्स भी देने जा रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ अच्छे से पढ़ के जाओ। पहला नंबर ये बोल रहा है कि गोईपोरिया समिति 1991, इसके सामने लिखा हुआ है बच्चों, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार। नरसिंह समिति जो कि आपका बैंकों में एनपीए की जांच। दामोदरन न्यूनतम बैंक के बैलेंस की अवधारणा। और बिमल जालान जो है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई। आंसर दीजिए। ठीक, चलिए, जब तक आप लोगों को कमेंट्स आ रहे हैं मैं फटाफट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत बेसिक से समझाऊंगा, अच्छे से ध्यान से सुनना। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार, बेसिकली जब आप बैंकों में जाते हैं तो क्या एक स्टैंडर्ड मतलब मानक होने चाहिए जिसके बेसिस पे एक ग्राहक जब बैंक पर आता है तो उसको क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस बात पे चर्चा करने के लिए गोईपोरिया समिति बनाई गई थी, ये आपको डिसाइड करना है। उसके बाद में एनपीए क्या होता है तो मैं आपको फटाफट बता दे रहा हूं कि एनपीए एक तरीके से 90 डेज के भीतर जब लिए गए लोन पर किसी भी तरीके का पैसा प्राप्त ना हो तो वो एनपीए कंसीडर कर लिया जाता है। न्यूनतम बैलेंस की अवधारणा, भाई क्या होता है? जीरो बैलेंस अकाउंट जो है आपने सुना होगा, जैसे आपने प्रधानमंत्री जनधन खाते के बारे में सुना होगा, तो प्रधानमंत्री जनधन खाते के अंतर्गत जीरो बैलेंस का कॉन्सेप्ट है, बट उससे बैंक को लॉस होगा। समझ गए बात को? तो एक न्यूनतम बैलेंस रखा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में इतना, शहरी क्षेत्र में इतना सभी खातों में होना चाहिए, अन्यथा आपका अकाउंट कर दिया जाएगा क्लोज। समझे बात को? इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों
कि बेसिकली वह पैसा जो आरबीआई के पास होना चाहिए एक न्यूनतम अमाउंट के रूप में। समझे बात को? आंसर अब आप लोगों के आ गए हैं तो मैं फाइनल आंसर देता हूं अपना। देखो, गोईपोरिया समिति बिल्कुल 100% बैंक में जब भी क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन फेवरेट रहता है बैंकों का। तो यदि आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं, पीएससी का दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सही लिखा है आंसर। समझ गए बात को? नरसिम्हा समिति यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखेगा मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का आंसर चूंकि आपको असत्य पूछा है, क्या पूछा है? असत्य पूछा है। समझे बात को? तो नरसिम्हा समिति बेसिकली बैंकिंग संरचना से संबंधित थी। किसकी? बैंकिंग के कितनी स्तर होने चाहिए, तो बैंकिंग स्तर से संबंधित है, ना कि एनपीएससी। समझ गए बात को? दामोदरन समिति सही लिखा है, समझ जाओ। और बिमल जालान समिति बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क से रिलेटेड है। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा, विथ एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा। और मैं अपने आप को हटा भी दे रहा हूं। आई थिंक आपको अब यहाँ से अच्छे से दिख रहा होगा, क्योंकि अभी मैं अपने आप को हटाना भूल गया था। चलिए, बिल्कुल अब दिख गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रासंगिक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इररिलेवेंट? दीजिए आंसर। ठीक है, जल्दी आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए और फटाफट एक्सप्लेनेशन लीजिए, जिससे आपको और बेहतर कुछ मिल सके मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलो, जब तक आप लोग आंसर दो मैं कुछ एक्सप्लेनेशन बता देता हूं आपको। फटाफट देखिए, जैसे आपसे बात कर रहा है, सबसे पहले यहाँ पर किसकी चर्चा कर लेते हैं? बीएसई की चर्चा कर लेते हैं। किसकी चर्चा कर लेते हैं? बीएसई। बीएसई, समझ गए बात को? क्या लिखा है? बीएसई, दैट इज क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या हो जाएगा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इनको पढ़ के जाना बच्चों। समझ गए बात को? इस बार यहां से प्रश्न बनने की ज्यादा संभावना होगी। तो आपसे पूछे स्थापना इस्टेब्लिश कब हो रहा है, आप बोलना सर 1875 में हो रहा है। आंसर दे देना। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको बता देना है दलाल स्ट्रीट, मुंबई। क्या बताओगे? दलाल स्ट्रीट, या मुंबई याद कर लो। दलाल स्ट्रीट अब इतना तो नहीं पूछता, पहले थोड़ा सा पूछ लिया करता था, तो आपको याद रख लेना है। ये हो गया, समझ गए बात को? अब ध्यान से सुनो कि बेसिकली इसी का एक सूचकांक है, इसी का एक संवेदी सूचकांक है। संवेदी सूचकांक का मीनिंग क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? संवेदी सूचकांक का मीनिंग ये होता है कि बेसिकली ये जो इसके अंतर्गत जितनी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उनके बारे में जानकारियां देगा। समझ गए? जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनी, जैसे आप रिलायंस सुनते हो, टाटा सुनते हो, इसके अलावा और भी ढेर सारी जो कंपनियां, इन कंपनियों के स्टॉक में कितनी बढ़ोतरी हुई, मतलब जो प्राइसेस, स्टॉक प्राइसेस में कितनी घटी हुई, क्या मतलब घटे, इन सब पर चर्चा करने के लिए जो मेजर इंडेक्स है वो है आपका सेंसेक्स। उसका नाम क्या है? सेंसेक्स। तो संवेदी सूचकांक है किसका? बीएसई का। कौन है? सेंसेक्स। क्या इतनी बात समझ गए? ठीक, बोलो हाँ, बोलो जल्दी से बोलो हाँ या ना बोलो। ये बात हो गई, ठीक है। ये अब आगे बात करते हैं। ये तो हो गया आपका ये, ठीक है। इसके बाद में सेकंड नंबर देखो, अब मेरी बात सुन लो, यहीं से मैं आपको एक और जानकारी दे दे रहा हूं कि बीएसई के बाद आता है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या हो जाएगा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, CHANG, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक मिनट में इसको करेक्ट कर देता हूँ। ठीक। और बीएसई से संबंधित एक फैक्ट और भी लिख दूं, यहाँ पर रह गया है, उसको याद कर लेना आप। एशिया का सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना, ठीक है। चलो, उसके बाद में यदि हम बात कर रहे थे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। स्थापना आपसे पूछे 1992 के आसपास जो है, इसको बता देना है आपको। समझ गए बात को? 1992 के आसपास। इसका भी हेडक्वार्टर सेम है बच्चों, मुंबई में ही है, ठीक है। तो इसमें परेशान मत हो, चिंता मत करो। अब इसकी जो है आपको एक रिलेवेंट जो समिति है उसका नाम याद रख लेना है, फेरवानी समिति। आपसे पूछे फेरवानी समिति का संबंध किससे है, तो आप बोल देना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना से। अब बच रहा है इसका संवेदी सूचकांक। तो इसका संवेदी सूचकांक मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप समझ जाना। जो है इंडेक्स की बात करेंगे, सूचकांक की बात करेंगे, तो ये है आपका निफ्टी। क्या है? निफ्टी। समझ गए बात को? इस तरीके से तो आपके लिए ये होगा इंपॉर्टेंट। तो जब आप इनको पढ़ोगे तो आप पाओगे कि ये तीनों एक जैसे हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो आंसर क्या होगा? डी।
अप्रासंगिक है, मतलब कोई मिलता जुलता नहीं है। इस तरीके के प्रश्न भी आपको एग्जामिनर बनाएगा। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा, आपको एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा, आप एक बेहतर आंसर देके आ जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस बार के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी तक क्या है, आप इकोनॉमी में नॉर्मल प्रश्नों को करके जा रहे हैं, इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता हुआ दिख सकता है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनलाइज्ड बैंक? फटाफट आंसर दीजिए, जब तक मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूं फटाफट। बात होती है नेशनलाइज्ड बैंक की या आपके राष्ट्रीयकृत बैंकों की। राष्ट्रीयकृत बैंक वो बैंक होते हैं जिनमें आप ऐसा समझ लो कि सरकार के पास मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक होते हैं, या आप समझ लीजिए सरकार की अंशधारिता ज्यादा हो। सरकार की अंशधारिता, जिसको अंशधारिता ना समझ में आए वो समझ ले हिस्सा। समझ गए बात को? तो इस तरीके से हुआ क्या था मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। 2020 में बैंकों का एक और बार अच्छा खासा विलय करा गया। इस 20 में हुए विलय के कारण वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या बच गई है 12। आपसे पूछे कि वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या, नेशनलाइज्ड बैंकों की संख्या कितनी है, आंसर टिक करना 12। बिल्कुल बनने वाले प्रश्न, समझ गए बात? तो उसके बाद इसमें पूछा है कि राष्ट्रीयकृत नहीं है, तो देखो इसमें आंसर होना चाहिए आपका सी, आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। समझ गए बात को? बेसिकली एक तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर में लोन अवेलेबल करवाता है आपका आईसीआईसीआई बैंक। इज दैट क्लियर? बिल्कुल। चलो, वेरी गुड। हाँ, मैंने टॉप पे जो है सबके कमेंट्स देख लिए। और प्यारे अभ्यर्थी जो प्रतिदिन आते हैं उनका भी बहुत धन्यवाद। विशेषकर कुछ बच्चे ऐसे कि सर आप हमारा कमेंट्स नहीं देखते। मैंने आपको फिर से बोला है, जितनी एक क्षमता है उस क्षमता का मैं अत्यधिक दोहन करके अपना काम कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए जो भी बेहतर है वो कर रहा हूँ। तो यदि किसी के कमेंट्स ना देखूं, किसी के जवाब ना दूं, तो कोई बुरा ना माने, दिल पे मत लो, सब तुम्हारे लिए है जो भी है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक या व्यापारिक बैंक कौन है? भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक या व्यापारिक बैंक कौन सा है? जल्दी से आंसर दो। ठीक। हाँ बच्चों, मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट्स जो हैं, फटाफट कमेंट्स देते आंसर देते चलिए। और बढ़िया विधिवत आप बड़े अच्छे बच्चों की तरह जो है आंसर कर रहे हैं। प्रैक्टिस से भी मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत कुछ करवा दूंगा मैं। इन एमसीक्यू के बेसिस पे आपको बहुत कुछ बनेगा। जो लोग बाद में इस क्लास को देख रहे हैं वो भी अच्छे से समझें कि आपके लिए ही ये क्लासेस डिजाइन करी गई हैं। बस मैं आपको कुछ थ्योरी ज्यादा देना चाह रहा था पहले, कि मैं चाह रहा था कि आपको जनवरी पूरे मंथ में अच्छी खासी थ्योरी में आपकी करवा दूं। उसके बाद जो फरवरी स्टार्ट है, या 1 फरवरी से आपके बिल्कुल लगातार एमसीक्यू चले। बाकी फिर आपका मन है, देखते हैं। चलिए, बात होती है भारत का सबसे बड़ा। नाबार्ड के बारे में अपन बात बहुत कर चुके हैं मेरे हिसाब से। 12 जुलाई 1982 की बात होती है और शिवरामन समिति की बात हो जाती है। हाँ कि ना? ये दो चीजें याद ही रखना है आपने को नाबार्ड के बारे में। हालांकि नाबार्ड से प्रश्न आएगा नहीं तो दिमाग नहीं लगाते अब इस बार। अब बात होती है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। देखो इस प्रश्न का आंसर भी यही है सबसे पहले। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बता दिया है। पहले क्या थे? 3 प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करते थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इतनी बात क्लियर है? पहले कितने बैंक हुआ करते थे? 3 प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करते थे। ये क्या है? प्रेसिडेंसी बैंक। आपसे पूछ ले कि किन प्रेसिडेंसी बैंकों का मर्जर करके जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, तो आंसर इनके नाम बता देना। समझ गए? हुआ क्या कि इन तीनों का मर्जर करा गया 1921 में। किस में करा गया? 1921 में। किस नाम से करा गया? आप बोलोगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से करा गया। क्लियर है? आगे चलकर हो रहा है कि आपका ऐसे समझ लो कि 1 जुलाई 1955 की बात आती है, तो 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। किसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया मेरे प्यारे बच्चों? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। और ये राष्ट्रीयकरण करने के बाद जो बैंक उभर कर आया, उसी का नाम, या बनकर तैयार हुआ, उसी का नाम हुआ आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है? 1955 में क्या बना? एसबीआई। आई थिंक अब आप एक बेहतर आंसर दे पाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? चलो, हाँ, सभी के कमेंट्स मैंने देख लिए। जो गलत कर रहे हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं। हालांकि ये ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो अब आपसे बननी चाहिए, क्योंकि मैं आपको 2 से 3 बार इन विषयों में जो है डिस्कस कर चुका हूँ।
आज यदि ये 20 नंबर क्लास है तो 20 नंबर क्लास में आप देखोगे तो 2 से 3 बार मैंने एसबीआई की चर्चा करी। तो यदि आपने इन सारे एमसीक्यूज को नहीं देखे हैं, पहली बार आए हैं हमारे इस क्लास में, तो मैं कहूंगा कि सारे प्लेलिस्ट चेक करो। प्लेलिस्ट में सारे एमसीक्यू एक तरफ से मैंने डाल रखे हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर करके सारे देख लो। आपको एग्जाम के पहले बहुत कुछ बनेगा। लीड बैंक का कार्य क्या है, जल्दी से बताओ। लीड बैंक का कार्य क्या है, एक तरीके से किया जाता है, जल्दी आंसर दो। हाँ ठीक है, जल्दी से देखो। लीड बैंक क्या है, देखो बच्चों मैं आपसे जब तक कमेंट्स देते जाइए आंसर। हाँ ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि जब लीड बैंक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष में जो है हम एक पर्टिकुलर बैंक को नामित कर देते हैं। हम इन द सेंस जो है बैंकों का जो मुख्य मतलब मेन जो बैंकें होंगी अपनी अपनी ब्रांचों के अंतर्गत, या एक जिले डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक में एक पर्टिकुलर बैंक को जो है अलॉट कर दिया जाएगा कि यहाँ पर सारे सर्वे सर्वा आप हैं, सारे पैसों की देखरेख आपको करनी। मोस्ट ऑफ द केसेस एसबीआई को ये हैंडओवर करा जाता है ये वाला काम। तो वो पूरे क्षेत्र विशेष में जो है लोन से संबंधित, पैसों के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित, इन सब का कार्य जो है देखता रहता है। 1969 से, ध्यान से सुनना, एक स्कीम शुरू करी गई, इसका नाम है लीड बैंक स्कीम। कब से शुरू करी गई मेरे प्यारे बच्चों? लीड बैंक स्कीम 1969 से शुरू करी गई। समझ गए बात को? लिख देता हूं जिससे जो लोग बाद में जिनके पास पीडीएफ जाए तो उनको पढ़ने में आसानी हो। लीड बैंक स्कीम, लीड बैंक स्कीम कब से जो है आपकी कब से शुरू करी गई? 1969 से शुरू करी गई। कब शुरू करी गई? 1969 से शुरू करी गई। इस स्कीम के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों क्या करा गया कि इस कार्य हेतु नामित, समझ गए, इसके लिए पर्टिकुलर एक बैंक को क्या कर दिया जाता है? नामित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, इन बैंकों के स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। यहां से भी आपको प्रश्न बनता हुआ दिख सकता है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। इनमें से एक प्रश्न आपको कोई इंडिविजुअल भी पूछ सकता है या ऐसा ही पूछ सकता है। मैं तो कह रहा हूं ऐसा पूछ ले तो बस मेरा जीवन धन्य हो जाए, इसका जीवन धन्य हो जाए मेरा। ठीक है, चलो। ठीक, आंसर दीजिए। चलो, हाँ बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। हाँ, तुक्के भी अच्छे लगा लिए तुमने। ऐसे तुक्के थोड़ी लगाए जाते हैं बच्चों। कॉन्सेप्ट सोचो। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि करेक्ट हिस्टोरिकल ऑर्डर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीज बैंक, कौन पहले स्थापित हुआ? तो कौन पहले स्थापित हुआ तो चलो एक बार चेक करके देखते हैं। एसबीआई की बात आती है तो मैं आपको बता चुका हूं, यदि आपको थोड़ी देर पहले ही याद आ रहा और इतने भुलक्कड़ हो तो मैं कहूंगा किसी एग्जाम की तैयारी मत करो तुम। 1955 हो गया। नाबार्ड भी बिल्कुल सही बात है, जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, 1982 हो रहा है। अग्री बैंक स्कीम, अरे किस्मत तुम्हारी अच्छी है, 1969 ये भी बता दिया मैंने तुमको थोड़ी देर पहले। और बची बात आरआरबी की, 2 अक्टूबर 1975 की बात हो रही। कब की बात हो रही है? 2 अक्टूबर 1975। देखो आरआरबी से प्रश्न बना नहीं है, अभी बोल रहा हूँ, सचेत रहना। समझ गए बात को? तो 2 अक्टूबर 1975 और पांचवी पंचवर्षीय योजना, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, समझे बात को? इस बेसिस की बात हो गई। तो आप जमा लो, बहुत अच्छे से जमा लोगे। सबसे पहले आपका जो है चौथा नंबर आना चाहिए। तो देखो चौथा कहाँ पर है आपका? तो इसके बेसिस पे 1965, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन आपके ऑलरेडी कट गए। चौथा हो गया, पहला नंबर, ये तो हो गई बात। फिर उसके बाद अपन किसको लेके जाएंगे? 1969 को, मतलब आपका कौन सा होना चाहिए? दूसरा। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? एक सेकेंड, चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा। हाँ ठीक, बिल्कुल, वेरी गुड। आंसर हो गया, मिल गया आंसर आपको। ठीक, चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी विद्यार्थियों की डिमांड पर इस कोर्स को मैंने शुरू किया था। आप लोगों का कुछ का मन होता है, जैसे कुछ स्क्रीनशॉट मैं भी अगली क्लासेस में लगा दूंगा आप लोगों को दिखाने के लिए। कुछ बच्चों का कहना रहता है कि सर वो क्लासेस या वो क्वेश्चंस दीजिए, वो बातें बताइए जो एग्जाम के पहले आप बता देते हो लगभग। तो उसी के लिए ये टारगेट बैच शुरू करा है मैंने प्यारे बच्चों। इसमें मैंने क्या करे हैं? सिलेक्टेड टॉपिक लिए हैं। समझ गए बात को? इन सिलेक्टेड टॉपिक जो है, इन टॉपिकों के अंतर्गत मैं आपसे बोलूंगा ना, तो क्या करा है मैंने, हर सब्जेक्ट के, ध्यान से सुनना, सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? सभी सब्जेक्ट की। तो सभी सब्जेक्ट के केवल सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं। कैसे क्वेश्चंस लिए हैं? सेलेक्टेड क्वेश्चंस।
तो उनके बेसिस पे आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लो, अभी भी देर नहीं हुई है। मैं आपको कह रहा हूं इस कोर्स को यदि आप 10 फरवरी तक भी ज्वाइन करते हैं तो भी आपको फायदा ही फायदा होगा। इज दैट क्लियर? तो चलिए बिना देर करे हुए इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो एक तो ये लिंक रही जो पीडीएफ में मिलती है, और ये पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पे मिलती है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। उसी के साथ साथ यदि आपको नहीं मिल रही है तो आप डायरेक्ट मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो कि 7828423282 के नाम से है, जो स्क्रीन पे चल भी रहा होगा। आई थिंक आपको उसको थोड़ा सा स्क्रीन को रोकना, नीचे रेड पट्टी चलती है उस पर नंबर मिल जाता है। और यदि ये भी नहीं है तो मैं आपसे कहूंगा कि ये जो क्लास देख रहा है उसका डिस्क्रिप्शन चेक करो, यहाँ पर ढेर सारी लिंक मिलेगी जिसमें एक टारगेट बैच की भी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर ठीक, आंसर दीजिए। चलो सभी के कमेंट्स में देखते चल रहा हूं, जब तक आप पढ़िए अच्छे से आंसर दीजिए तब तक मैं आपके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। ठीक, हमने टॉपिक पढ़ा है बच्चों, इसका नाम है मौद्रिक पॉलिसी मौद्रिक नीति समिति, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? मौद्रिक नीति समिति। इंग्लिश में इसको जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बोलते हैं। ये बात क्लियर है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंतर्गत या मौद्रिक नीति समिति के अंतर्गत हमने जो है साख के नियंत्रण हेतु दो उपाय समझाए हैं। एक है आपका मात्रात्मक, कौन सा है? मात्रात्मक। और एक है आपका गुणात्मक। क्या इतनी बात क्लियर है? इसको क्वांटिटेटिव मेजर, इसको क्वालिटेटिव मेजर कहते हैं। मात्रात्मक के अंतर्गत ध्यान से सुनना, मात्रात्मक के अंतर्गत ही मैं आपसे चर्चा करता हूं बैंक रेट, एक बार क्लियर हो गई। बैंक रेट के बाद मैं आपसे चर्चा करता हूं एलएएफ। एलएएफ में चर्चा होती है आपकी रेपो रेट की और रिवर्स रेपो रेट की। फिर चर्चा होती है सीआरआर की, फिर चर्चा होती है एसएलआर की, फिर चर्चा होती है ओएमओ की, और फिर चर्चा होती है एमएसएफ की। इज दैट क्लियर? हम अभी चर्चा कर रहे हैं बैंक रेट की। तो सबसे पहले एक बात तो समझ जाओ कि बैंक रेट क्या है? मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण में से एक है। ये प्रश्न एक क्लियर हो गया। आगे देखो। हाँ, अब सभी के कमेंट्स आ गए हैं तो आंसर भी मैं बता देता हूँ ना, चिंता क्यों कर रहे हो इतनी। हाँ ठीक है, चलो ध्यान से देखो। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के लिए बिलों की पुनर्कटौती करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आ रहा मुझे पता है तुम लोगों को ये भाषा में, ध्यान से सुनो। यह वह न्यूनतम ब्याज दर है जिस पर आरबीआई अपने अधीनस्थ बैंकों को दीर्घकालीन ब्याज दर उपलब्ध कराता है। अब तो समझ गए? क्लियर है ना? आपको याद रखना है कि न्यूनतम ब्याज दर है जिस पर आरबीआई अपने अधीनस्थ बैंकों को क्या करेगा? दीर्घकाल के लिए लोन उपलब्ध कराएगा। रेपो रेट और बीआर में मेजर अंतर क्या है उसको भी सुन लो ध्यान से, ठीक है। रेपो रेट की जब बात आती है तो रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए यूज होती है, मैक्सिमम 15 दिन। पर जब बैंक रेट की बात आती है तो ये 15 दिन से अधिक के लिए उपयोग में लाई जाती है। क्लियर है? दोनों का काम वही है, दोनों ब्याज दरें हैं। दोनों को घटाने बढ़ाने से लिक्विडिटी या जो है एक तरीके से तरलता में फर्क आपको देखने को मिल जाएगा। क्या होगा, कैसे होगा, डिटेल की क्लास में आपको जो है हमारे कॉम्बो बैच की बात हो, प्री टारगेट बैच की बात, प्री टारगेट बैच नहीं, आर्थिक पाठशाला वाला बैच है, उन सब पर मैंने विस्तार पूर्वक समझा रखा है। तो अभी भी देर नहीं हुई है, यदि उन बैच को आपको लेना हो तो समझ गए बात को, नहीं तो आप जो पढ़ रहे हो वो भी अच्छा चलने दो। पर मैं कहूंगा एक बार तैयारी वैसी करो जैसी मैं आपको कहता हूं, और सक्सेस नहीं हुए तो आप फिर बात करना मुझसे। नेक्स्ट प्रश्न। भारत में नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं करता है। मतलब नाबार्ड बैंक इन इंडिया डज नॉट प्रोवाइड रीफाइनेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? इज दैट scheduled commercial bank? Is that regional rural bank? Is that export import bank? Or is that state land development bank? नाबार्ड के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, 3 ईयर के बच्चे पूरा रट चुके हैं, तो 3 ईयर के बच्चे जल्दी से कोई बता सकते हैं पूरी जानकारी जितनी मैं आपको बताता हूँ। 1 ईयर वाले बच्चे भी बता सकते हैं अपना नाबार्ड के बारे में। तुम लोगों के एग्जाम में जरूर आएगा, चिंता मत करो। 3 ईयर वाले तुम्हारे आने तक वापस नाबार्ड आएगा, तुम खुशी खुशी झूमना वहां पे। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इस संदर्भ में बिल्कुल सभी के कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास में। हाँ मैं देख रहा हूँ बेटा, निश्चिंत रहो।
तो यदि हम बात करते हैं तो भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता। देखो यहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि एक तरीके से इसका आंसर होना चाहिए निर्यात आयात बैंक। क्या आंसर होना चाहिए? निर्यात आयात बैंक। क्यों? इसके पीछे कारण समझो। बेसिकली इसके लिए एक सेपरेट अलग से बैंक बनाया गया है जिसका नाम है एग्जिम। जिसका नाम क्या है? एग्जिम। एग्जिम का मतलब क्या है बोले सर? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एग्जिम का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ये बात क्लियर हो गई। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, आयात निर्यात बैंक, हिंदी में क्या बोलेंगे? आयात निर्यात बैंक। अच्छा, ये बैंक स्थापित कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से किसी को कमेंट्स में, मुझे कमेंट्स में फटाफट बता दो यदि आपको याद हो, नहीं तो मैं फट से बता दे रहा हूं। जल्दी से बता दो। ये भी जो है 6 5 ईयर प्लान में हुआ था। चलो, हाँ, किसी को याद नहीं आ रहा है, किसी किसी को। ध्यान से देखो। 1 जुलाई 1982, सॉरी 1 जनवरी 1982 की बात हो रही है। 1982 में ये भी स्थापित होता है। 1982 में नाबार्ड भी स्थापित होता है, बट नाबार्ड जुलाई में हो रहा है, ये जनवरी में हो रहा है। इतना दोनों में अंतर है। क्लियर है? और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फाइनेंस अवेलेबल करवाता है या मदद करता है। नेक्स्ट, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। जल्दी से आंसर दीजिए। मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली। आरबीआई के मैंने डिटेल में कार्य पढ़ा रखे हैं। जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो उन कार्यों को जाकर बिल्कुल पढ़ें। एक बात, ठीक। कहाँ पढ़ेंगे वो मैंने आपको बता रखा है। मैं बार बार बोलूंगा तो आपको लगेगा कि अरे ये क्या बात है, सब तो वहां पढ़ा रखा है। पढ़ा वहां इसलिए रखा है बच्चों क्योंकि वहां पर बच्चे सीरियस मेहनत करते हैं, ये मुझे पता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। आरबीआई के कार्यों के संबंध में बात होती है। किसके संबंध में बात होती है? आरबीआई के कार्यों के संदर्भ में बात होती है। तो आरबीआई के जो कार्य हैं उन कार्यों के संदर्भ में आपको पता याद होना चाहिए। एक मैंने आपको बता रखा है, आरबीआई के मुख्य कार्यों में ही चर्चा कर रखी है। मुख्य कार्यों का एक हिस्सा है जिसमें हमने बात करी है करेंसी इशू की या नोट जारी करने की। क्या करने की? नोट जारी। आरबीआई के पास एकाधिकार है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सोल प्रोप्राइटरशिप है। ये एकाधिकार या एक अधिकार है। इतनी बात हो गई क्लियर? एकाधिकार है आरबीआई के पास। इस एकाधिकार के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं आरबीआई को लेकर, आपको ध्यान से सुनना। इस एकाधिकार को हम यदि ध्यान से सुनना, यदि बात करते हैं तो मुख्य कार्य क्या है? नोट जारी करना, मतलब मुख्य कार्यों में से एक है। एकाधिकार प्राप्त है। आरबीआई के संदर्भ में बात करेंगे तो 2 रुपए से लेकर, ध्यान से सुनना, 2 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के नोट जो है आरबीआई जारी कर सकता है। अब इसके लिए जो है एक और बात, जो कॉमन क्वेश्चन है, मतलब वो हमारा क्वेश्चन का आंसर है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। समझ गए बात को? इसके लिए आरबीआई जिस सिस्टम को फॉलो करता है मेरे प्यारे बच्चों, वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसके अंतर्गत ये बात कही गई है कि आरबीआई 200 करोड़ रुपए का फंड बना के रखेगा। कितने करोड़ रुपए का? 200 करोड़ रुपए का, जिसमें 115 करोड़ रुपए गोल्ड और गोल्ड के बुलियन के रूप में होंगे, जबकि 85 करोड़ रुपए, ध्यान से सुनना, 85 करोड़ रुपीस की बात होगी तो जो आपका फॉरेन करेंसी और इन सब के बारे में होगा, या फॉरेन जो है एक तरीके से हाँ, फॉरेन करेंसी के बारे में होगा। ये सिस्टम 1957 से लागू है। कब से लागू है? 1957 से। तो आई होप आपको सारे आंसर्स मिल गए होंगे और जिसके बेसिस पे आप अपना आंसर अच्छा से कर सकते हैं। मतलब ये बात कही गई है मेरे प्यारे बच्चों, आप और इसको ऐसे समझ लो कि आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा कि इतने पैसे ही मार्केट में इशू करेगा। मार्केट में एक न्यूनतम पैसा डाला जाता है, क्योंकि अधिक पैसा डालने से ऐसा हो सकता है या ऐसा माना जाता है कि अर्थव्यवस्था जो है स्लैग में चली जाएगी। मतलब देखो, सीधी सी बात है, मैं आपको अपने शब्दों में बोलूं तो आप आज पढ़ाई क्यों कर रहे हो? बोलो सर हम समाज का कल्याण करना चाहते हैं। बोलो सर हम देश का कल्याण करना चाहते हैं। अब मेरा मुंह क्यों देख रहे हो ऐसे? हाँ, तो सच जानते हो तो फिर मुझसे क्यों बुलवाने की कोशिश कर रहे हो? समझ गए बात को? हाँ, जो हो ईमानदार बनो और कहो कि हमें जो है काला बाजारी करनी है, खूब पैसे छापने हैं, अपन को चाहिए फुल टू इज्जत वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो ये सब चीजें जो हैं इसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखो, जब आपको वो पैसा मिल जाएगा तो क्या आप पढ़ाई करेंगे? बोले आप खुद बोलेंगे कौन अतुल सर। समझ गए बात को? चलो, हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ। ठीक, चलो।
निक्की क्या है? निक्की कौन है? नहीं, हाँ ठीक है निक्की, मैं सोच रहा था निमी लिखा है, निमी क्या है? ठीक है निमी, चलो एक क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर आ गया। देखते हैं, व्हाट इज द निक्की? जापान का विदेशी विनिमय बाजार, देश के योजना आयोग का जापानी नाम है, ये क्या है? चलो ठीक है, नाम ही लिखा है, कुछ और नहीं लिखा है। जापान के केंद्रीय बैंक का नाम, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक। अब ये आंसर दो जल्दी यार थोड़ा। बहुत बढ़िया, ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है कहीं पर, कोई समस्या तो नहीं आ रही? जल्दी जल्दी आंसर दे दो, फिर मैं फटाफट कंप्लीट करा दूं तुम लोगों को। चलो, तो इसके संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो निक्की क्या है? देखो निक्की आपके संदर्भ में जो है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के अंशमूल का सूचकांक है। तो जैसे अपने यहाँ बीएसई के सेंसेक्स वेंसेक्स चलते हैं, वहां पर जो है निक्की है। तो आप ट्रिक याद रख लो, टोनी ट्रिक क्या है इसकी, मैंने बनाई थी टोनी, इस तरीके से समझ गए बात को, 2-3 बार बोलो याद हो जाएगा। और विभिन्न स्टॉक एक्सचेंज के जो है सूचकांकों को पढ़ के जाना, ये रही सबसे फेवरेट और सबसे इंपॉर्टेंट बुक मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों के लिए मैंने इस बुक को सृजित करी, अपने हाथों से सारी डिजाइन करी है। इस बुक को मैं ब्लैक बुक नाम देता हूं। इस ब्लैक बुक का मीनिंग ये है कि आपने यदि एमपी को इकोनॉमी को अच्छे से पढ़ना है, कम समय में विधिवत एक जगह सारे कंटेंट के साथ, कहूंगा इस बुक को आंख बंद करके आप ले सकते हैं। और नहीं तो फिर आप वही किताबें पढ़िए जिन किताबों से आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? फटाफट आंसर दो। क्रिजिल, केयर, इकरा और ऑल ऑफ द अबव। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जानते हो कि नहीं जानते हो, सबसे पहले ये बताओ, जल्दी से बोल दो। नहीं बोलोगे तो फिर मैं अपने तरफ से कुछ बोलूंगा। हाँ कमेंट करते जाओ, मैं सभी के कमेंट देखते जा रहा हूँ, चिंता मत करो। हाँ, नहीं। अब वो तो तुम, मुझे पता है तुम इसका आंसर क्या दोगे, क्योंकि तुम्हें पता है एक ऑल ऑफ द अबव लिखा है, तो इसी को तुक्का मारो। आप दुकान जाते हो, दुकान में एक बोर्ड लगा दिखता है, यदि आपको याद आ रहा हो थोड़ा सा, समझ गए बात को, एक बोर्ड लगा हुआ दिखता है आपको, और इस बोर्ड में लिखा रहता है उधार के लिए क्षमा। क्या लिखा रहता है? उधार के लिए क्षमा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कृपया उधारी मांगकर बेइज्जती फील ना कराएं, और शब्द आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। होता ये है कि क्रेजिल जो मतलब अपनी जो ये रेटिंग एजेंसी होती है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे आप मूडीज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मूडीज की। तो होती ये है कि एक तरीके से मूडीज, फिच, ये अंतरराष्ट्रीय जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। आपने किसी से लोन लिया, उस लोन को आपने टाइम पर चुका पाए कि नहीं चुका पाए? यदि चुका पाएंगे तो आपकी क्रेडिट अच्छी, चुका नहीं पाए तो आपकी क्रेडिट खराब। इसी का इंटरनेशनल लेवल पे जो मेजरमेंट करती हैं वो हो गई मूडीज और आपकी कौन सी? आपकी फिच। मूडीज और फिच ये कैसी हैं? ये अंतरराष्ट्रीय हैं। ये कैसी हैं? अंतरराष्ट्रीय हैं। इतनी बात क्लियर है। जबकि बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, क्रिजिल है, इकरा है और आपकी केयर है। तो आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा? डी। यहाँ पर देखो इनकी मीनिंग लिखी है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज आपकी हो गई क्रिजिल। दैट इज क्या हो गई? क्रिजिल। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गई, और क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड हो गई आपकी ये। तो तीनों के नाम मैंने लिख दिए हैं, क्रिजिल, केयर और इकरा, पढ़ लेना अच्छे से। आगे, भारत ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया। तो भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, देखो राष्ट्रीयकरण जब तक आप आंसर दें वैसे तो आपको रटा होगा, पर जो पहली बार मेरी क्लास को यदि देख रहा है मैं उसके लिए बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुने। हो ये रहा था कि भारत विकास की अपेक्षा रख रहा था, भारत चाह रहा था कि हम यूं उड़ जाएं। ये संभव नहीं था, उसके पीछे कारण ये था कि भैया पैसा नहीं था देश के पास। आजादी के बाद देश की ये जो सोने की चिड़िया कहलाने वाला आपका भारत है, इसके जो शरीर है, अब उस शरीर में ऐसा समझ लो कि सिर्फ हड्डियां बची थी। विदेशी आक्रांता आए, अंग्रेज आए, ये सब भारत के यहाँ जो था वो लूट के ले गए। अब हमने तो ले आए पंचवर्षीय योजना, हम तो चाह रहे हैं विकास, पर वो विकास कैसे होगा? उस विकास के लिए पैसे चाहिए, और इसी विकास के पैसे के लिए एक कॉन्सेप्ट आया कि क्यों ना जितने प्राइवेट बैंक, उस समय भारत में प्राइवेट बैंकों की भरमार हो चुकी थी बच्चों,
समझ गए बात को? ये लाइटें इतनी दुख देती हैं, चश्मा भी नहीं लगा पाता। तो कहने का ये मतलब है कि ऐसा समझिए कि भारत के जो प्राइवेट बैंक हैं, इन प्राइवेट बैंकों को राष्ट्रीयकृत करा गया और इससे पैसा लिया गया ताकि देश का विकास करा जाए। तो ये करा गया आपका 1969 में। ठीक है, और एक प्रश्न जो यहाँ से फेवरेट है, मैं आपको बोलता हूँ, एल के झा साहब। कौन है? एल के झा साहब। आपसे पूछेगा कि जब 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये अब तक का सबसे बड़ा नेशनलाइजेशन है, इतना याद रखना, तो तब गवर्नर कौन थे आरबीआई के? आपका आंसर होना चाहिए एल के झा। और इसी के साथ साथ 1980 वाला तो आपको पता है, 6 और बैंकों का कर दिया गया था, और गवर्नर कौन थे? जल्दी से बता दो, कमेंट करके बता दो इसका आंसर। जिसको बन जाएगा मैं समझ जाऊंगा वो मेरी क्लास अच्छे से देखता है। जल्दी से आंसर दो। चलो, बिल्कुल, आईजी पटेल। आंसर क्या है? आईजी पटेल। प्यारे विद्यार्थियों, प्री तो आपका हो गया, ये मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूँ। प्री के बाद मेंस का एग्जाम आएगा। मेंस के एग्जाम के लिए तुम फिर भटकोगे, फिर सोचोगे कहाँ जाएं, कहाँ देखें, कहाँ फ्री की क्लास ज्वाइन करें, फिर कैसे पास हो जाएं, और या कौन सी फ्री क्लास चल रही है, कौन सा बड़ा संस्थान है, यहाँ पहुंच जाएं। मैं फिर आपको बोलूंगा, फिर भटकोगे। इससे बढ़िया शांति से मेरी बात को सुनो। सिस्टमेटिक तरीके से इन सब्जेक्ट को मैं आपको प्रॉपर करवा दूंगा, जो आपको मेंस में 400 नंबर दिलाने की क्षमता रखते हैं। समझे बात को? प्री में 40, मेंस में 400, 3 सब्जेक्ट हैं। बाकी सब्जेक्ट भी शुरू करे जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट में भी आपका सपोर्ट करूंगा मैं जी भर के करता हूं, नहीं तो कॉम्बो बैच वालों से एक बार पूछ लो। तो मैं यही कह रहा हूं कि अभी तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। बढ़िया बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं, बेहतरीन सिलेक्शन के लिए प्रयास करा जा रहा है, और मैं फिर से कह रहा हूं, आप जुड़िए, आपको आनंद आएगा। जुड़ने के लिए आप मुझसे संपर्क कर लीजिए, या तो आप ये जो सीधे कोर्स पर परचेज कर सकते हैं, और या तो फिर आप जो है, और कुछ समस्या आ रही है तो संपर्क साधिए, उस पर भी आपकी मदद करी जाएगी। वाणिज्य बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का क्या अर्थ होता है बच्चों? इसी को आप इंग्लिश में एनपीए कहते हैं। इसी को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनपीए। तो जल्दी से बताओ क्या होगा? एनपीए का मीनिंग क्या होगा? बैंक जमा जिनका निवेश नहीं किया जाता, पूंजी परिसंपत्तियों जो प्रयोग में नहीं है, बैंक जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती, और कम ब्याज वाले ऋण। क्या आंसर होगा? ठीक है, एनपीए। एनपीए। यदि आपने इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से सुना हो, और मैं फिर से कह रहा हूं, यदि तुमको ये प्रश्न नहीं बन रहा है ना, तुम ये समझ लो कि तुम ध्यान से सुनते नहीं हो, चालू कर लेते हो वीडियो और बेशर्मों की जैसे जो है सुनते रहते हो। समझ गए बात को? अच्छे से सुनो, सारी बातें तुम्हारे लिए गला आदमी खोल रहा है, फाड़ रहा है, चिल्ला रहा है, क्यों कर रहा है? ताकि तुम कुछ सीख लो, तुम कुछ बन जाओ। और यदि तब भी नहीं सीखोगे तो फिर क्या मतलब इस मेहनत का? समझे बात को? मुझे भी वही करना चाहिए जो अन्य लोग कर रहे हैं। इतने दिनों से आपके साथ इतनी महंगी महंगी फीसें भर देते हो, इतना सब कुछ कर लेते हो, तब भी रिजल्ट नहीं मिलता। चलो, तो ध्यान से देखो, मैंने आपको बोल रखा है, यदि आपने पहला क्वेश्चन अच्छे से सुना हो, हम बात करते हैं एनपीए में 90 दिन की। कितने दिन की? 90 दिन की। एक चीज और याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर आपको 3 मंथ लिखेगा। क्या लिखेगा? कंफ्यूज करने के लिए 3 मंथ। कंफ्यूज नहीं होना। 90 दिनों के भीतर जिस भी लोन पर ना तो ईएमआई मिली, ना तो मूल्य मतलब एक तरीके से मिला, और ना ही ब्याज मिली, उसको हम जो है एनपीए कंसीडर कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा एनपीए देश के सबसे बड़े व्यापारिक बैंक का ही है, और उसका नाम है एसबीआई। चलो, वित्तीय सम्मेलन को प्रोत्साहित करने के लिए, बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन कैन बी एनकरेज्ड बाय, योग्य लाभार्थी को विशिष्ट साख पत्र देकर, उसी के साथ निम्न आय वर्ग के लोगों को शून्य अथवा न्यूनतम अवशेष के बैंकिंग सेवाओं प्रदान करके, कम आय वालों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके, या उपरोक्त सभी के द्वारा। फटाफट आंसर दो, फटाफट प्रश्नों के उत्तर करते हैं। अब समय को ध्यान में रखा जाए। बिल्कुल ठीक।
देखो, वित्तीय सम्मेलन या वित्तीय एक तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन का अर्थ ये होता है कि हम वित्तीय सेवाओं को वहनी दर पर समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाते हैं, ये वित्तीय सम्मेलन कहलाता है। तो बेसिकली इसमें आप ये सारी चीजों को शामिल करेंगे। समझ गए बात को? ये हो गया। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं, आंसर दीजिए जल्दी से। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं। अच्छा, तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की जब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इनमें आंसर आपका होना चाहिए राजा जी चिलैया। ठीक है ना, कर सुधार से संबंधित है। बाकी मनमोहन सिंह जी को तो आप बिल्कुल रट चुके हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बिमल जालान के बारे में भी मैं आपको लगभग बता चुका हूँ। सी रंगराजन के बारे में मैंने थोड़ी कम चर्चा आपसे करी, हालांकि गरीबी वाले टॉपिक में मैं इनकी चर्चा आपसे करता हूँ, पर तब भी एक बार फटाफट देख लो। पहले आपके ओसबोर्न स्मिथ हो गए। पहले कौन से हो गए गवर्नर आरबीआई के? पूरा चार्ट आपके समक्ष जो है मैंने लाके रख दिया है। जिन्होंने अभी तक आरबीआई के सारे गवर्नर्स को नहीं देखा वो देख लीजिए। सबसे पहले बात होती है आपकी, ये हो गए। फिर हो गए जेम्स डब्ल्यू टेलर की बात। जेम्स टेलर की बात हो गई, तो यदि पूछ ले दूसरे कौन है तो ये। तीसरा प्रश्न बनता है मेरे प्यारे बच्चों की, स्वतंत्रता के समय कौन थे? ध्यान से सुनना, स्वतंत्रता के समय या पहले भारतीय? तो आपका आंसर होना चाहिए सी डी देशमुख। इनकी चर्चा मैं कई बार करता हूँ। फिर बेनेगल रामाराव, फिर के जी अम्बेगांवकर, फिर एच वाई आर आयंगर, फिर आपका पीसी भट्टाचार्य, एल के झा 1969। याद करो, समझ गए बात को? 14 बैंकों का क्या हो रहा है? राष्ट्रीयकरण हो रहा है। इन्हीं की चर्चा करता हूं मैं, नहीं करता? ठीक है। उनके बाद में ये हो गए आपके, उसके बाद में एस जगन्नाथ भी रहे, सी एस एन सी सेन गुप्ता हो गए, के आर पुरी हो गए, उसके बाद में एम नरसिम्हन हो गए आपके, और एम नरसिम्हन के बाद आईजी पटेल की मैं आपसे चर्चा करता हूं कि नहीं करता हूं? बोलो। 1980। कितने बैंक? 6 बैंक की बात हो गई। मनमोहन सिंह जी, मन को मोहने वाले मनमोहन सिंह जी, इनके बारे में तो जितनी चर्चाएं करता हूँ करूँ कम है, और आपको डिटेल में मैंने एक वीडियो डाल रखा है, देख लो। ए घोष हो गए, आर एन मल्होत्रा हो गए, सी वेंकटरमन, एस वेंकटरमन हो गए, सी रंगराजन हो गए, बिमल जालान हो गए, वाई वी रेड्डी, डी सुब्बा राव, उसी के साथ जो है आपके रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, और जो हाल ही में बने हैं, वो हाल ही में बने हैं 26वें नंबर के, वो हैं आपके संजय मल्होत्रा। चलो, इतना चार्ट याद रख लेना, काम हो जाएगा। ये वाले में यहाँ पर ये लगे हुए हैं महाशय, इनको हटाइए, इनको रखिए संजय साहब को, इनको रखिए SENJAY। ठीक है, चलो कर लेना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा कि भारत में शेयर बाजार के लिए मुख्य नियंत्रक तथा कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है? मतलब इंडिया के जो शेयर मार्केट को नियंत्रण का कार्य कौन करता है? जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक। पूंजी निर्गमन नियंत्रक, कैपिटल इशू कंट्रोलर, वित्त मंत्रालय करता है क्या? कंपनी लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया करती है क्या? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? ठीक। इस पर एक विस्तार पूर्वक क्लास है, जिसने नहीं देखी है वो देख लेना, बहुत डिटेलिंग क्लास है कि सेबी की बेबी वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, सेबी की बेबी। ठीक है। कहाँ पर क्लास मिलेगी आपको? हमारे एमसीक्यू वाले पे भी मिल सकती है, और नहीं तो एक और प्लेलिस्ट में चेक करना, 360 एंड सेलेक्टिव, वो भी बड़ा अच्छा बैच है मेरे प्यारे बच्चों। उसको भी आगामी समय में आपके लिए जो है सार्थक बनाया जाएगा। आंसर होगा डी। सेबी के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। नेक्स्ट, स्थापना के वर्ष के अनुसार इनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। आंसर दीजिए। स्थापना के वर्ष के अनुसार मतलब पहले कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, ऐसे। चल, बहुत बढ़िया, सभी के कमेंट्स आते जा रहे हैं। ठीक। चलो, आंसर देखा जाए क्या? बिल्कुल। हाँ, तुक्का भी कोई मार गया? अरे ऐसे नहीं, अच्छे से ध्यान से देखो। एलआईसी की बात होती है, पेन का कलर को बदल देते हैं। एलआईसी की बात होती है, एलआईसी 1956 हो गया। आईडीबीआई की बात करते हैं तो 1964 हो गया। कब हो गया? 1964। सेबी अभी जस्ट बात करी है, 1992 हो गया।
और यूटीआई जो है ये भी आपका जो है यूटीआई 1964 में ही मिलेगा। कब मिलेगा? 1964 में मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से अब ऑप्शन को चेक करते हैं। तो देखो ऑप्शन में पहला तो सब जगह दिख रहा है, तो पहला 3 ऑप्शन में अपने को दिख रहा है, इतनी बात हो गई। ठीक है, तीसरा और चौथा, तो दूसरा तीसरा इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब दूसरा, पहले के बाद दूसरा, तो पहला और दूसरा। ठीक है, 1956 1964, पहला दूसरा, और ठीक ये कंफ्यूज कर रहा है। तो देखो अब मेरी बात को सुनो, इसको भी हटाया, अब बच रही है यहाँ पे बात, ये बात जो है सही होने वाली। देखो आपका सबसे पहले जो है ना ये स्थापित हो रहा है, ये आपका जो है फरवरी के आसपास होगा, और ये आपका जो है जुलाई के आसपास हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से बस जब आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या करना रहेगा कि आप ऑड वन आउट खेलिए। यदि आपको प्रश्न नहीं बन रहा और बनता हुआ प्रश्न कंफ्यूज कर रहा है तो आप इस तरीके से दिमाग लगाइए, आपका आंसर सही चला जाएगा। क्लियर है? चलो, सेंसेक्स बंबई स्टॉक एक्सचेंज में उपलब्ध 50 अधिकतम महत्वपूर्ण स्टॉकों पर आधारित है। सेंसेक्स के परिकल्पन के लिए सभी सेंसेक्स स्टॉकों को अनुपातिक भारिता दी जाती है, और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज विश्व का सबसे पुरानी एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज। आंसर दो जल्दी से। ठीक, बिल्कुल, मतलब स्टॉक मार्केट से इस बार आपका एक प्रश्न आना चाहिए। समझे बात को? नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो बेटा विनोद, चंद्रजीत? चलो, मधुर पढ़ रहे हो कि नहीं? अभिषेक तो सो जाते हैं लाइब्रेरी में भी जाके। चलो ध्यान से देखो, मेरी बात को सुनो। सेंसेक्स की बात आएगी तो इसको जो है आप 7 से 100 याद कर लो। एक ट्रिक और बता दी मैंने। तो ये कितनी कंपनियों को जो है बताता है? 100। एक तो पहला हो गया। अब अपने को क्या करना है, इसमें से सही बताना था, तो ये तो गलत है। इसके बाद ये वाला जो है ये सही है, नहीं। इसके बाद जो है आपका आना चाहिए एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। एम्स्टर एम्स्टर्डम नीदरलैंड सबसे पुराना जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो है आपका एम्स्टर नीदरलैंड में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। तो इस अनुसार देखो आंसर होगा ए। तो जिन्होंने ए दिया है उनका है सही। वित्तीय निवेशों के विशिष्ट व्यवहार में मंदड़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों। तेजड़िया मंदड़िया, तेजड़िया मंदड़िया, जल्दी से आंसर दो। तेजड़िया पूछे या मंदड़िया पूछे, ध्यान से दोनों के प्रश्न के आंसर सुन लेना। जिसको नहीं पता वो और ध्यान से समझेगा। हाँ, आंसर दो। आप लोग पढ़ लो पहले आराम से, मैं आपको पढ़ने का समय दे रहा हूँ क्योंकि प्रश्न लंबा है, लेंदी है, और अच्छे से पढ़ो फिर आंसर दो, जल्दबाजी में मत देना। मंदड़िया, मंदड़िया। ठीक, चलो पढ़ लिए। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को और स्क्रीन पे अच्छे से देखो, आंखें से आंखें मिलाओ। बात ये हो रही है, दो शब्द प्रयोग होते हैं आपके स्टॉक मार्केट में, एक होता है तेजड़िया और एक होता है मंदड़िया। तो जब कोई निवेशक इस आधार पर जो है शेयर्स को खरीदता है कि भविष्य में इसकी कीमतें गिरने वाली, पॉइंट समझ गए आप? शेयर ऐसा है, आपको लग रहा है कि टाटा के जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू गिरने वाली है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए, इस बात को समझते हुए आप शेयर खरीद रहे हो, ये कहलाएगा मंदड़िया। और तेजड़िया क्या है? जब उसको ये है कि आगे इस शेयर की कीमतें जो है ऊपर जाएंगी, वो कहलाएगा तेजड़िया। समझ गए बात को? तो तेजड़िया उस निवेशक को जो महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है। समझ गए बात को? तो आंसर हो जाएगा ए। और यदि उस निवेशक को जो यह महसूस करता है कि अमुक शेयरों की कीमत क्या है, बढ़ने वाली है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेजड़िया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेजड़िया। बाकी मैंने आपको अपनी भाषा में बता दिया है, इसलिए बोलता हूँ इकोनॉमिक्स एक बार आप वैसे पढ़िए जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको ये भी बनने लगेगा, ऐसा नहीं है। मैं जब आपको क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं शब्द यही देता हूँ आपको, समझे बात को? बट हाँ, अपना तरीका बता देता हूँ जिससे भविष्य में आपको बनता रहे।
एनबीएफसी के संदर्भ में बात हो रही है, गैर बैंकिंग कंपनियों के संदर्भ में बात हो रही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में भाग नहीं ले सकती हैं। ये बचत खाते की तरह मांग निक्षेप को स्वीकार नहीं कर सकती। ठीक, कौन सा कथन सही है? जल्दी से आंसर दो। ठीक, बैंक और एनबीएफसी में आपका टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर चर्चा मैंने आपको क्लास में कर रखी है, और जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी हैं वो और ध्यान से सुनो। एनबीएफसी बेसिकली ऐसे संस्थान हैं जो बैंक तो होते हैं, परंतु बैंक की लीगल डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करते। लीगल डेफिनेशन में दो बातें आती हैं। सबसे पहली बात, ये डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मतलब दूसरा वाला विकल्प आपका सही है, ये बात तो क्लियर है। उसी के साथ साथ ये चेक जारी नहीं कर सकते बच्चों। क्या नहीं जारी कर सकते? चेक जारी नहीं कर सकते। तो चेक वाला ऑप्शन तो नहीं है। पर ये सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में भाग नहीं ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ डिफाइन तो नहीं करा गया है। इस अनुसार जो है आपका है बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों हमारा एप्लीकेशन। यदि आप लोगों ने हमारे एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं करा है तो कर लो। इस एप्लीकेशन में आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये गूगल प्ले स्टोर में सर्च करो, किया के नाम से, KIA के नाम से सर्च करो, आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। और आप यहाँ पर एक फोटो लगी पाएंगे जिस पर लिखा है शिक्षा की भ्रांति नहीं, शिक्षा की क्रांति। इस आधार पर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, रेटिंग दें, और रेटिंग के बाद लॉगिन करें, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत कुछ मैंने रखा है। ये आपको एमसीक्यू क्लासेस, ये जो अभी आप देख रहे हो, इनकी पीडीएफ मिलेगी। 700 से ज्यादा करंट अफेयर्स के एमसीक्यू हैं। यूट्यूब क्लासेस के पीडीएफ, पिछले वर्ष के जो है पीवाईक्यू आपको यहाँ पर मिलेंगे। सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लास खत्म नहीं हुई है, चिंता मत करो, अभी कुछ क्वेश्चंस और है। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। जल्दी से आंसर दो। रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति। ठीक है, चलो। मैंने आपको मौद्रिक नीति के साधनों या उपकरणों पर चर्चा करी है। हाँ, जब तक आप आंसर देते रहें, मैं आपको जब तक अन्य डिटेलिंग कर दे रहा हूं, जिससे आप फटाफट आंसर भी देंगे। मैंने आपको चर्चा करी थी मौद्रिक नीति के उपकरण। मौद्रिक नीति के उपकरण की बात हो जाती है। किसकी बात हो जाती है? मौद्रिक नीति के उपकरणों की। मौद्रिक नीति के उपकरणों पे चर्चा हो जाती है। अब मौद्रिक नीति के उपकरणों में दो उपकरण मैंने आपको बोले, एक मात्रात्मक, एक गुणात्मक। तो फिलहाल हम चर्चा जितने कर रहे हैं वो कर रहे हैं मात्रात्मक की। किसकी कर रहे हैं? मात्रात्मक की। और मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर यह है कि बैंकों के रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात जो रखना पड़ता है, वो आपका यहाँ पर आंसर है SLR, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो। तो इसके लिए दो शब्द प्रयोग होते हैं, मतलब इसके लिए नहीं, मौद्रिक नीति के इस उपकरण में एक होता है CRR और एक होता है SLR। ध्यान से सुनना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो। CRR का मतलब क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो। तो सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा कैश के रूप में RBI के पास रखना होता है। सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा, मान लेते हैं टोटल जमा है 100 रुपए, तो 100 रुपए का एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा, मान के चलो CRR है 4%, तो 4 रुपया किसके पास रखना पड़ेगा? RBI के पास रखना होगा। किस फॉर्म में रखना पड़ेगा? कैश के फॉर्म में रखना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है। पर जब बात आती है SLR की, तो सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपने NDTL का, ना कि टोटल डिपॉजिट का, अपने किसका? NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा, मान लेते हैं ये है आपका 8%। कितने परसेंट है? 8%। तो सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपने NDTL का एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में, ध्यान से सुन लो, कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में
अपने पास रखना होता है। किसके पास? अपने पास रखना होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यही दोनों में अंतर है। यही दोनों में क्या है? अंतर है। अंतर वहां एग्जाम में कंफ्यूज हो तो एस से कर लेना सेल्फ, एस से क्या कर लेना? सेल्फ। तो ये पैसा रखना है बैंक को अपने पास में। तो इस आधार पर आंसर भी मिल गया, डिटेलिंग भी मिल गई। गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? जल्दी आंसर दीजिए। हाँ बच्चों, जो बीच में जुड़े हैं, बीच में आए हैं, उन सभी का स्वागत है। अच्छे से आंसर दीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आप सभी के लिए इन प्रश्नों को बनाया जाता है। और जिस दिन थ्योरी की क्लास रहती है उस थ्योरी को अटेंड करो। क्या होगा, मैं आपको फटाफट रिवीजन करा रहा हूं एक तरीके से, और उससे बाहर ना जाए ये कोशिश कर रहा हूँ थ्योरी के माध्यम से। नहीं तो उसी थ्योरी को मैं आपको और इत्मीनान से पढ़ाता। गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? तो कटे फटे नोटों से तो आंसर नहीं है। चांदी सर्राफा ये भी नहीं है। ऋण नहीं। ठीक, देखो गिल्ट टैक्स का संबंध जो है सरकारी प्रतिभूतियों से होता है। किससे होता है? सरकारी प्रतिभूतियों से। क्लियर है? आंसर कर लोगे। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, यदि इससे पूछेगा तो वो ऐसा ही पूछेगा, तो परेशान नहीं होना। डायरेक्ट याद रखो, गिल्ट एज मतलब सरकारी प्रतिभूति, बस इस ऑप्शन को ढूंढना, मिल जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, दैट इज एनएसई। समझ गए बात को? एनएसई के बारे में मैंने आपसे चर्चा करी अभी पुरानी, थोड़े पहले, कुछ स्लाइड पहले। तो वह किसका प्रवर्तक मतलब प्रमोटर है? किसको स्टेब्लिश करने में उसने सपोर्ट करा है इस तरीके से, या किसी के एक्सपांशन में सपोर्ट करा है ऐसे। ठीक, चलो आंसर दो जल्दी जल्दी। ठीक, इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑल ऑफ दीज। सभी के सपोर्ट मतलब इनको जो है इसने सपोर्ट करा है। तो यदि आपने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है तो मैं कहूंगा अभी भी देर नहीं है, कर लो। कॉम्बो बैच की ये लिंक है, ये इको की लिंक है, ये ईसिप की लिंक है, और ये अदर लिंक्स है। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें, आपको सारी अपडेट्स यूट्यूब में मिलती हैं, और हमारे जो है आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती हैं, तो इस पे जुड़ जाएं। और यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, और अपने मित्रों तक इस क्लास को जरूर शेयर करो। आप सभी बैंकिंग तक के एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो जो बच्चे अभी तक जुड़े थे उनका धन्यवाद, जो सेशन पे जुड़े रहते हैं उनका हृदय से धन्यवाद, और जो प्रतिदिन हमारे साथ नए आते हैं उनका भी धन्यवाद। तो सेशन अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत, और बहुत धन्यवाद।